तो बच्चों नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि वे कवि जो काव्य सर्जना के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे, उनमें अग्रणी हैं। तो आप बताना है कि कौन हैं जो अग्रणी हैं? जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे, काव्य सर्जना भी अच्छी तरह से की। ए कह रहा है अयोध्या सिंह हरिऔध, बी कह रहा है मुकुटधर पांडे और सी कह रहा है मैथिली शरणगुप्त और डी कह रहा है रूपनारायण सोनकर। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा कवि रहा जो आ, काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। अयोध्या सिंह हरिऔध, बी कह रहा है मुकुटधर पांडे, सी कह रहा है मैथिली शरणगुप्त और डी कह रहा है एक रूपनारायण सोनकर। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। कौन-सा उत्तर होगा? तो बच्चों इसका उत्तर जो होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। हुँ, तो हम लोग ऑप्शन कौन-सा लगा देंगे? तो हम लोग लगाएँगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो विधा है, उस विधा का नाम क्या है? ए कह रहा है कि संस्मरण है, बी कह रहा है आत्मकथा है और सी कह रहा है कि फीचर है और डी कह रहा है कि रेखाचित्र है। तो आपको बताना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु का संदर्भ तटस्थ अंकन करने वाली विधा क्या कहलाती है? तो बच्चों उसे हम कहते हैं रेखाचित्र कहते हैं। तो विकल्प डी जो है आपका क्या होगा? विकल्प डी जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा है? देखिए, तीसरे में ये कह रहा है कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े वाले कवि कौन हैं? तो आपको ये बताना है कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जो है जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? ए कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बी कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी कह रहा है भगवती चरण वर्मा और डी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा कवि रहा जो अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जो है वो प्रगतिवादी कवियों में जुड़ा रहा। तो बच्चों वे थे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो विकल्प आपका बी जो है वो क्या होगा? वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग अब सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नई-नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करने करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन हैं? ए कह रहा है नेमीचंद्र जैन, बी कह रहा है गिरिजा कुमार माथुर, सी कह रहा है धर्मवीर भारती और डी कह रहा है अज्ञे। तो आपको ये बताना है कि नई-नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बनने वाले कवि कौन रहे? नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या अज्ञे। तो बच्चों वे जो कवि थे, वे थे अज्ञे। इसलिए कि अज्ञे ने जो है तार सप्तक का प्रकाशन किया और तार सप्तक में एक-एक तार सप्तकों में कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ और सब में जो है 7-7 कवियों को इन्होंने स्थान दिया। तो इसलिए जो है इस प्रश्न का उत्तर कौन हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर अज्ञे हो जाएँगे। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर अ, 5वें की। 5वें में कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है? तो आपको भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा बतानी है। ये कह रहा है कि मानव भाषा मानव मुख के ध्वन्यंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक शब्दों से के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। बी कह रहा है कि प्राणियों के परस्पर विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो। सी कह रहा है कि सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो। और डी कह रहा है कि बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालय, न्यायालय व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग किया जाता हो। तो आपको ये बताना है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा इसमें से क्या हो सकती है? तो बच्चों भाषा की जो परिभाषा हो सकती है, वो विकल्प ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। भाषा मानवमुख के ध्वनियों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का क्या है? माध्यम है। चलिए, बात करते हैं अब हम लोग सवाल नंबर
छठवीं में कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो आपको बताना है कि भाषा की लघुत्तम अर्थात छोटी इकाई क्या है? ए कह रहा है ध्वनि, बी पद, सी वाक्य और डी कह रहा है अर्थ। तो आपको भाषा की लघुत्तम इकाई के बारे में बताना है। तो बच्चों भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि होती है। तो आपका विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 6वें का। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 7वें की। 7वें नंबर सवाल में ये कह रहा है कि पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। तो आपको ये बताना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जो बहुमान्य मत है वो कौन-सा है? ए कह रहा है कि प्राकृत, पाकट, पाह, पाउल और पाली। बी कह रहा है कि पंक्ति, पंक्ति, पट्टी, पल्ली, पाली। सी कह रहा है पर्याय, पर्याय, पालियाली, पाली और डी कह रहा है पाठ, पाटी, पाली और पाली। तो आपको बताना कि इसमें से कौन-सा विकल्प जो है वो पाली पद की बहुमान्य जो है व्युत्पत्ति है, तो आपको 7वें का उत्तर बताना है। तो बच्चों 7वें का जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। सी जो है ये बहुमान्य मान्यता है पाली के उत्पत्ति के व्युत्पत्ति के संदर्भ में। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में क्या कह रहा है? 8वें में कह रहा है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। तो आपको बताना है कि पाली के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? ए कह रहा है कात्यायन, बी पतंजलि, सी पाणिनि और डी कह रहा है हेमचंद। तो 8वें का उत्तर ये बताना है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान जो व्याकरण थे वो कौन थे? कात्यायन है, पतंजलि है, पाणिनि है या हेमचंद है? तो बच्चों इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा कात्यायन है। तो 8वें का उत्तर कौन-सा सही होगा? ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब सवाल नंबर 9वें की। 9वां में कह रहा है कि प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का भावार्थ क्या है? तो आपको इस उक्ति का भावार्थ बताना है। ये कह रहा है कि प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई। बी कह रहा है कि प्रकृति रूप से आधार भाषा संस्कृत उससे जो विकसित हुई, यह प्राकृत भाषा कहलाई। सी कह रहा है कि प्राकृत भाषा को मांझ कर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोक व्यवहार में घिसते-घिसते वह भाषा प्राकृत हो गई। और डी कह रहा है कि प्राकृत भाषा की प्राकृत है सुसंस्कृत होते जाना, किंतु जब संस्कार विहीन हो जाती है तब प्राकृत भाषा के रूप में रह जाती है। तो आप बताना है कि इस उक्ति का उचित भावार्थ जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 9 का। तो बच्चों इसका उचित भावार्थ विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा भावार्थ सही है इसका? तो बी विकल्प सही है। प्रकृत रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो विकसित हुई वो प्राकृत भाषा कहलाई। तो प्राकृतम संस्कृतम तथागतम प्राकृतमा ये उसकी उस उक्ति की जो है ये परिभाषा उचित भावार्थ इसका होता है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग जो है हुआ है? तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास के पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का जो है वो प्रयोग हमें देखने को इसके उपन्यास में मिलता है। इनके उपन्यास में ए कह रहा है केनोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कह रहा है याज्ञवल्क्य उपनिषद और डी कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद। तो बच्चों इस अनामदास के पोथा में छांदोग्य उपनिषद का जो है वो स्थलों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि भूलि कहत नवरस कवि सकल मूल सिंगार। यह पंक्ति जो है किस आचार्य की है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किस आचार्य की है? ए कह रहा है देव, बी चिंतामणि त्रिपाठी, सी कह रहा है सोमनाथ और डी कह रहा है कुलपति मिश्र। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है? तो बच्चों ये पंक्ति जो है वो देव की है। तो विकल्प 11 का ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें से किन 2 वर्णों से सम्मिलित किया गया है? तो आपको बताना है कि स एक संयुक्त व्यंजन है और किन 2 वर्णों से बनकर बना हुआ है? ए कह रहा है श और र से, बी कह रहा है श और र से, सी कह रहा है कि तालव्य श और र से और डी कह रहा है स्र और अ से। तो आपको बताना है कि स्र का जो है निर्माण किन 2 वर्णों के मिलने से हुआ है? तो बच्चों इसका उत्तर जो आपका है वो विकल्प सी हो जाएगा। ये स और किससे मिलके बना है? र से मिलके बना है। तो विकल्प सी जो है वो 12 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि
वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध है? तो आपको ये बताना है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा शुद्ध है? ए कह रहा है कि कवइत्री, कवियत्री, बी कह रहा है कवित्री, सी कह रहा है कवित्री और डी कह रहा है कवइत्री। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा विकल्प जो है वो सही है, शुद्धता की दृष्टि से विकल्प ए, बी, सी या डी में से। तो बच्चों विकल्प डी सही है, कवियत्री शब्द होता है। तो 13 का उत्तर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि सम्मुखबध के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना कि सम्मुखबध किसकी रचना है? ए कह रहा है धर्मवीर भारती, बी जगदीश गुप्त, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी कह रहा है प्रभाकर माचवे। तो बताना है कि सम्मुखबध जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? धर्मवीर भारती की है, जगदीश चंद्र गुप्त की है, भारत भूषण अग्रवाल की है या माचवे की है? तो बच्चों सम्मुखबध जो है वो जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। तो 14 का विकल्प बी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार कौन है? ए कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र, बी कह रहा है धूमिल, सी कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन और डी कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल। तो बताना है कि जमुन जलतुम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो बच्चों जमुन जलतुम जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई रचना है। तो विकल्प डी जो है वो 15 का उत्तर आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि कल्पांत शब्द में कौन-सी संधि है? तो आप बताना कि कल्पांत में कौन-सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है? तो कल्पांत में आपको संधि बताना है। तो बच्चों कल्पांत में अगर हम इसको अ, विच्छेद करेंगे तो कल्प और अंत से मिल के बना है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है, कल्पमात में कल्प और अंत से मिलके बना हुआ है। बात करेंगे इस सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। इसमें आपको अलंकार बताना है कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा तन मन जो है वो जल चुका। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। ये कह रहा है रूपक भी प्रणोपमा, सी दृष्टांत और डी कह रहा है उपमा। तो आप बताना कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों जब किसी भी काव्य पंक्ति में सम, सो, सा, सी जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो है कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? ए कह रहा है अज्ञे, बी कह रहा है निर्मल वर्मा, सी कृष्णा श्रुति और डी कह रहा है रजनी गुप्ता। तो बताना है कि कोठरी की बात किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? अज्ञे की है, निर्मल वर्मा, कृष्णा श्रुति या रजनी गुप्ता। तो बच्चों कोठरी की बात अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो 18 का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ए कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल, बी कह रहा है रमेश चंद्र शाह, सी कह रहा है अनामिका और डी कह रहा है गिरिराज किशोर। तो आपको पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। विनोद कुमार शुक्ल हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, अनामिका हैं या गिरिराज किशोर हैं। तो बच्चों पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा लिखी गई रचना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प अपना डी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 19 का उत्तर। अब हम लोग बात करेंगे इस सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ए कह रहा है सुखमय जीवन, बी कह रहा है कि बुद्धू का कांटा और सी कह रहा है कि 11 वर्ष का समय और डी कह रहा है उसने कहा था। तो बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन-सी कृति इसमें से कहानी नहीं है। तो बच्चों कहानी 11 वर्ष का समय जो है इनकी नहीं है। 11 वर्ष का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।